बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 सोल्यूशन के एथिलो बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। इस बार जो आपका पेपर आएगा तो वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल आएगा। आपने उस कैजुअल तरीक़ों से, उस रट्टों से निकलना है। आपने टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली समझना है और फिर उसे आपने अपने अल्फाज में अगर लिख ले तो बहुत बेहतर होगा। देखिए, अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री से लेकर चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी तक A to Z सारी केमिस्ट्री मैंने की हुई है। फिर हर चैप्टर का मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। लेट्स सपोज आपको चैप्टर नंबर 7 के किसी टॉपिक में मसला है तो आप इस तरह कर लेंगे कि आप मेरे चैनल पर विजिट कर लेंगे। चैनल पे जाने के बाद आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाएंगे। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। आप चैप्टर नंबर 7 वाले प्लेलिस्ट पर क्लिक कर लेंगे, चैप्टर नंबर 7 की सारी वीडियो आपको आ जाएंगी। फिर चैप्टर अगर आपको किसी भी टॉपिक में मसला हो तो वो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सही है। अच्छा, अब आते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ, जो कि है एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशन। अच्छा, देखिए, आप बुक उठा के देख लें और सबसे पहला सफ़ा निकाल दें तो आपको इसके एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मतलब स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। Okay, so the first question is define the terms solution, aqueous solution, solute, solvent and give an example of each। देखिए, हमें कहा गया है कि आप हमें सॉल्यूशन की डिफिनीशन, aqueous solution, solute और solvent, इसकी डिफिनीशन करो विद एग्जांपल्स। तो देखिए, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। सॉल्यूशन की अगर हम डिफिनीशन करें, सो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन हमारे पास एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर हम उस मिक्सचर को कहते हैं जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो। देखिए, लेट्स सपोज हमने शुगर को पानी में डाल दिया और इसे हल कर दिया, हमारे पास सॉल्यूशन बन जाएगा। ये एग्जांपल है, शुगर इन वाटर इज द एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन। सही है। अच्छा, वो सॉल्यूशन जो हमारे पास बनेगा, वो सॉल्यूशन हमारे पास 2 और 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स का भी बन सकता है। इसमें फिर मज़ीद हम साल्ट भी डाल सकते हैं और भी सोल्युबल चीज़ें डाल सकते हैं। 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। लेकिन जब हमने शुगर को वाटर में डिज़ोल्व किया है तो यहाँ पर हमारे पास 2 कंपोनेंट्स है। तो सॉल्यूशन हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स का होमोजीनियस मिक्सचर होगा। होमोजीनियस मिक्सचर उस मिक्सचर को हम कहते हैं जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो। फॉर एग्जांपल, हमने शुगर को पानी में डाल दिया और हमने सॉल्यूशन बना लिया। अब हम पानी का कतरा लें टॉप वाले हिस्से से या बॉटम वाले हिस्से से, उसमें जो शुगर के पार्टिकल्स होंगे वो सेम होंगे, वो शुगर के पार्टिकल्स नहीं बदलेंगे। द कंपोजिशन विल बी यूनिफॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर। सो डिफिनेशन की तरफ फिर आते हैं। ए सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। जो सोल्यूशन होता है, इसकी बाउंड्रीज को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, सोल्यूशन बनने से पहले शुगर हमारे पास सॉलिड था जबकि वाटर हमारे पास लिक्विड था। अच्छा, अब सोल्यूशन बन गया हमारे पास, तो अब ये सोल्यूशन हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होगा। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि इसमें ये शुगर यहाँ पे सॉलिड मौजूद है और ये वाटर मौजूद है। द बाउंड्रीज ऑफ सोल्यूशन कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड एंड सोल्यूशन विल एग्जिस्ट इन वन पेज। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है कि द बाउंड्रीज ऑफ सोल्यूशन कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड एंड सोल्यूशन एग्जिस्ट इन वन पेज। इसका मतलब ये है कि जब हम शुगर को पानी में डाल देते हैं, हमारे पास एक सोल्यूशन बन गया। अब ये सोल्यूशन जो हमारे पास बन गया है, इसको हम एज अ सिंगल पेज, ये एज अ सिंगल पेज एक्ट करेगा। मतलब सोल्यूशन बनने से पहले शुगर हमारे पास सॉलिड था और वाटर हमारे पास लिक्विड था। अब जब हमने शुगर को पानी में डाल दिया है तो वो सारा का सारा सोल्यूशन एज अ वन पेज एक्ट कर रहा है, एज अ लिक्विड एक्ट कर रहा है। और इसमें हम सॉलिड और लिक्विड की बाउंड्रीज को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि इस सोल्यूशन में ये सॉलिड है, ये लिक्विड है। सो द बाउंड्रीज ऑफ सोल्यूशन कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड एंड इट एग्जिस्ट इन वन पेज। अच्छा, अब आते हैं कि एक्वस सोल्यूशन किसे कहते हैं। देखिए, हर वो सोल्यूशन जिसमें वाटर हमारे पास एज सॉल्वेंट एक्ट कर रहा हो उसे हम कहेंगे एक्वस सोल्यूशन। द सोल्यूशन इन विच वाटर एक्ट्स एज सॉल्वेंट इज कॉल्ड एक्वस सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल, शुगर इन वाटर। शुगर को जब हम पानी में डाल देते हैं तो ये हमारे पास, ये शुगर इन वाटर हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है। शुगर हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है। सो यहां पर वाटर हमारे पास सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है,
सो हम कह सकते हैं कि ये जो सोल्यूशन है ये एक्वस सोल्यूशन है, बिकॉज अ सोल्यूशन इन विच वाटर एक्ट्स एज सॉल्वेंट इज कॉल्ड एक्वस सोल्यूशन। अच्छा, अब आते हैं कि सॉल्यूट किसे कहते हैं और सॉल्वेंट कैसे कहते हैं। देखिए, सॉल्यूशन जब भी हमारे पास बनता है तो वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में मिक्स कर लेते हैं और हमारे पास सॉल्यूशन बन जाता है। अच्छा, अब ये सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है? तो देखिए, सॉल्यूट हमारे पास वो कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी। सॉल्यूट जो होता है वो हमारे पास स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, जबकि सॉल्वेंट हमारे पास लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। दी सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी। सॉल्वेंट हमारे पास वो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन है जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल वाटर को जब हम शुगर को पानी में डाल देते हैं, शुगर की हमने एग्जांपल ली, तो शुगर हमारे पास कम मिकदार में होगा, वाटर हमारे पास ज़्यादा मिकदार में होगा, तो शुगर हमारे पास एज सॉल्यूट एक्ट करेगा, जबकि वाटर हमारे पास एज सॉल्वेंट एक्ट करेगा। आई होप मैंने आपको आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए होंगे कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सॉल्यूट किसे कहते हैं और सॉल्वेंट किसे कहते हैं। अच्छा, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि आप हमें सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के दरमियान आप डिफरेंस बताओ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लिखी है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और इनके दरमियान डिफरेंसेस भी मैंने लिखे हैं। सो द फर्स्ट एंड द मेन डिफरेंस बिटवीन देम इज दैट अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हैज लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन दैट इज रिक्वायर्ड टू सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमारे पास उस सॉल्यूट से कम मिकदार में सॉल्यूट प्रेजेंट होगा जो हमारे पास सैचुरेशन के लिए रिक्वायर्ड है। अच्छा, ये मैंने क्या बोल दिया, डरो मत, समझाता हूँ। देखिए, लेट सपोज हमारे पास ये एक सॉल्यूशन ए है, सही है, ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है। अच्छा, अब इस सॉल्यूशन को हम सैचुरेट करने के लिए हमारे पास रिक्वायर्ड है 50 ग्राम। अगर इस सॉल्यूशन में हम 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डाल दें तभी ये सॉल्यूशन हमारे पास सैचुरेट होगा। अब अगर इसमें 50 ग्राम से कम सॉल्यूट प्रेजेंट होगा तो हम कहेंगे कि ये सॉल्यूशन हमारे पास अनसैचुरेटेड है। सो द सॉल्यूशन that has lesser amount of solute than that is required to saturated. Let's suppose अगर हमारे पास इसमें 25 ग्राम मौजूद है, 25 ग्राम सॉल्यूट मौजूद है, इसमें हम मजीद सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। सो when 25 ग्राम of solute is present in a solution A, then solution A can be called unsaturated solution। अच्छा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारे पास वो सॉल्यूशन होता है जिसमें हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हो एट अ गिवन टेम्परेचर। सो वी कैन डिफाइन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एज अ सॉल्यूशन व्हिच हैज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, अब लेट सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर है। अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने इसमें 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डाल दिया। अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस सॉल्यूशन ए में हमारे पास 50 ग्राम से ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता, ये 50 ग्राम मैक्सिमम अमाउंट है। सो इस स्टेज पर जब हमने इस सॉल्यूशन ए में 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डाल दिया, अब इस सिचुएशन में ये जो सोल्यूशन है ये हमारे पास है सैचुरेटेड सोल्यूशन। सो सैचुरेटेड सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन व्हिच हैज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। अच्छा, अब सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन हम किसे कहते हैं? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन हमारे पास वो सोल्यूशन होता है जिसमें हमारे पास सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सैचुरेटेड सोल्यूशन से भी ज्यादा हो। अच्छा, अगर इसकी हम डिफिनेशन करें, सो द सोल्यूशन इन विच a solution which is more concentrated than saturated solution, जो more concentrated हो, जिसमें amount of solute saturated solution से भी ज़्यादा हो। अच्छा, इससे पहले तो हमने पढ़ा कि सैचुरेटेड में हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा। अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज़्यादा सॉल्यूट किस तरह हो सकता है? हो सकता है भैया, हो सकता है इस तरह हो सकता है कि अगर हम इस सॉल्यूशन ए का टेम्परेचर बढ़ा दें, लेट सपोज हमने इसका टेम्परेचर कर दिया है 50 डिग्री सेंटीग्रेड।
अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा के हमने इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया है, तो इस सोल्यूशन की सॉल्युबिलिटी हमारे पास इंक्रीज होगी। अब ये सोल्यूशन और भी सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकता है अपने अंदर। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर पर ये 50 ग्राम डिसॉल्व कर रहा है। अब 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये लेट्स सपोज 60 ग्राम हमने इस पे डिसॉल्व कर दिया। तो जब हमने इसमें 60 ग्राम डिसॉल्व कर दिया इस वाले सॉल्यूशन को, अब हम कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और हमने मजीद सॉल्यूट ऐड किया, वजह ये थी कि हमने सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाया। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, हम सॉल्यूट डालते गए हाई टेम्परेचर पर। सही है। सो इसमें हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज़्यादा सॉल्यूट हमने इसमें मिक्स किया। सो आई होप आपको सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड की मेन डिफरेंसेस समझ आ गई होंगी। अच्छा, जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है इट हैज़ द कैपेसिटी टू डिसॉल्व मोर सॉल्यूट। जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है इसमें हम मज़ीद सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सुपर सैचुरेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम मज़ीद सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते। मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएं वो तो फिर अलग बात है, लेकिन हम नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहे हैं। तो जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है तो उसमें हम अनसैचुरेटेड में सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, जबकि सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड में हम सॉल्यूशन ऐड नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है ये हमारे पास प्रेसिपिटेशन शो नहीं करेगा एट बॉटम ऑफ कंटेनर। मतलब हमने जो सॉल्यूट इसमें डाला हुआ है वो कंटेनर के जो बॉटम है उसमें एज अ प्रेसिपिटेट नहीं बैठेगा। सो वी कैन से दैट the solution will not show precipitates at the bottom of container. unsaturated solution हमारे पास precipitates show नहीं करेगा। इसी तरह saturated solution भी हमारे पास precipitation show नहीं करेगा, लेकिन super saturated solution जिसमें हमने ज़बरदस्ती सॉल्यूट को घुसाया हुआ है उसका अगर हम टेम्परेचर नॉर्मल, जाहिर सी बात है नॉर्मल पर जब आएगा तो इसमें जो हमने ये जो ज़्यादा यहाँ पर हमने 60 ग्राम इसमें डाला हुआ है ना, तो ये 10 ग्राम क्या होगा, 10 ग्राम ये आके नीचे एज अ प्रेसिपिटेट्स बैठ जाएगा। सही है, जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा। सो द सॉल्यूशन ऑफ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन विल शो प्रेसिपिटेट्स एट अ बॉटम ऑफ अ कंटेनर। फिर मैंने यहाँ इसकी एग्जांपल लिखी हुई है कि 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट को हमने सॉल्यूशन में मिक्स किया हुआ है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमने 25 ग्राम को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिक्स किया हुआ है। अब इस सॉल्यूशन की कैपेसिटी 50 ग्राम है। लेट्स सपोज इसकी सॉल्यूशन की कैपेसिटी 50 ग्राम है। सो अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमने 50 ग्राम को डिसॉल्व कर दिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सही है। अच्छा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी और भी बढ़ गई और हमारे पास हमने इसमें 50 की जगह 60 ग्राम ऐड कर दिए। सो जो 60 ग्राम हमने ऐड किए हैं ये एग्जांपल है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ये इसका कॉन्सेप्ट सेम ही है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझ लो कि इसमें कहा गया है। तीनों क्वेश्चन में हमें कहा गया है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। फिर ब्रैकेट में हमें कहा गया है गिव गैस इन लिक्विड, गैस इन टू सॉलिड एंड गिव एग्जांपल ऑफ ईच। अच्छा, हमें कहा गया है कि सोल्यूशन एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन हमारे पास बनता किस तरह है, ये गैस इन गैस और गैस इन लिक्विड ये पढ़ लेंगे, लेकिन सबसे पहले आप समझ लो कि ये सोल्यूशन हमारे पास बेसिकली बनता किस तरह। सोल्यूशन हमारे पास इस तरह बनता है ना कि जब हम एक जगह पे सॉल्यूट ले लेंगे, दूसरी जगह पे सॉल्वेंट ले लेंगे, फिर हम सॉल्यूट को उठा लेंगे, इसे सॉल्वेंट में ऐड कर लेंगे और इसे हल कर लेंगे। एज ए रिजल्ट हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा जिसको हम कहेंगे सॉल्यूशन। सो लेट्स सपोज हमने शुगर या साल्ट को एज ए सॉल्यूट ले लिया और इसे पानी में एज सॉल्वेंट जो एक्ट करेगा, वाटर एज सॉल्वेंट एक्ट करेगा, इसमें हमने इसे डाल दिया, इसे अच्छी तरह से हिलाया और हमारे पास एक सॉल्यूशन बन गया। सही है। अब ये सॉल्यूशन हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर होगा और ये हमारे पास एज अ सिंगल पेज एक्ट करेगा, लिक्विड एक्ट करेगा। ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिया। सही है। अच्छा, अब आते हैं कि हमें कहा गया है मिक्सिंग
अब ये सोल्यूशन तो हमारे पास बन गया। अब हमें कहा गया है कि गैस इन गैस की सोल्यूशन की एग्जांपल दो, गैस इन लिक्विड की एग्जांपल हमें दो, और गैस इनटू सॉलिड्स की एग्जांपल हमें दो। सही है। अच्छा, आपको ये यहाँ पे दिख भी रहा होगा। गैस इन गैस की गैस सोल्यूशन की एग्जांपल पढ़ लेते हैं सबसे पहले। सो गैस इन गैस सोल्यूशन हमारे पास क्या है? गैस इन गैस सोल्यूशन हमारे पास ये है कि सॉल्यूट भी गैस होगा हमारे पास और सॉल्वेंट भी गैस होगा हमारे पास। जो गैस हमारे पास कम मिकदार में प्रेजेंट होगा वो एज ए सॉल्यूट एक्ट करेगा, और जो गैस हमारे पास ज़्यादा मिकदार में प्रेजेंट होगा वो एज ए सॉल्वेंट एक्ट करेगा। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ आपको एयर की। हमारे सराउंडिंग में जो एयर है इसकी कंपोजिशन आप 9th क्लास की बायोलॉजी में होगी कि हमारे पास, हम 7th-6th में भी पढ़ते आ रहे हैं कि इन्वायरमेंट में हमारे पास 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। सो ये एयर हमारे पास क्या है? ये एग्जांपल है द सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस, जिसमें सॉल्वेंट क्या कर रहा है? जो नाइट्रोजन है वो एज अ सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इज हाई, और जो ऑक्सीजन है वो एज अ सॉल्यूट एक्ट कर रहा है क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज लो, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो है इसलिए। अच्छा, अब आते हैं गैस इन लिक्विड्स। जो देखिए गैस इन गैस, गैस इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड, ये जो हमारे पास फर्स्ट यूज होगा, ये फर्स्ट हमारे पास जब हम गैस इन गैस की बात करते हैं या गैस इन लिक्विड की लेट सपोज बात करते हैं, तो ये गैस जो फर्स्ट आ रहा है वो हमारे पास एज अ सॉल्यूट एक्ट करेगा, और जो लास्ट में आ रहा है वो एज सॉल्वेंट एक्ट करेगा। मतलब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, गैस लिक्विड में। सो गैस हमारे पास एज ए सॉल्यूट एक्ट करेगा और जो लिक्विड है वो हमारे पास एज ए सॉल्वेंट एक्ट करेगा। सही है। एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड को जब हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, आप ये जो सोडा वाटर बॉटल्स देखते हैं, पेप्सी वगैरह देखते हैं, इसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व किया हुआ होता है एट हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास गैस है, वाटर हमारे पास लिक्विड है। हमने कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कर लिया तो हमारे पास जो सोल्यूशन बन रहा है वो सोल्यूशन है हमारे पास एग्जांपल ऑफ इट इज द एग्जांपल ऑफ सोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। अच्छा, अब हम आते हैं गैस इन सॉलिड्स की तरफ। हमारे पास हाइड्रोजन एक गैस है, पैलेडियम एक सॉलिड है। सही है। अब जो हाइड्रोजन है वो पैलेडियम के सरफेस पे एड्सॉर्ब होगा। पैलेडियम के सरफेस पर जब ये एड्सॉर्ब होगा तो ये हमारे पास एज क्या कर रहा है? गैस इन सॉलिड। ये सोल्यूशन जो हमारे पास बन रहा है इट इज अ सोल्यूशन ऑफ गैस इन सॉलिड, हाइड्रोजन इन पैलेडियम। हाइड्रोजन पैलेडियम के सरफेस पे एड्सॉर्ब हो रहा है। सो हाइड्रोजन एज अ सॉल्यूट एक्ट करेगा, जबकि सॉलिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, पैलेडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये सॉलिड एज अ सॉल्वेंट एक्ट करेगा। सो इट इज़ द एग्जांपल ऑफ गैस इन सॉलिड। द एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन पैलेडियम इज द एग्जांपल ऑफ गैस इन सॉलिड। अच्छा, अब आते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस की तरफ। सो लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन लिक्विड और लिक्विड इन सॉलिड पढ़ते हैं अभी। देखिए आपको दिखाई भी दे रहा होगा। देखिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि लिक्विड इन गैस की एग्जांपल क्या है। लिक्विड हमारे पास फर्स्ट यूज हुआ है तो लिक्विड एज अ सॉल्यूट एक्ट करेगा और जो गैस है ये एज अ सॉल्वेंट एक्ट करेगा। आपने कभी सुबह जब आप सर्दियों में बाहर निकलते हैं तो आपने कभी वो फोग, वो धुंध वगैरह देखी है, वो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है द सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस। जो एयर में एयर के पार्टिकल्स होते हैं, जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, वो एयर में मिक्स हुए होते हैं। सो यहाँ पर जो फोग में हमारे पास गैसेस की कंसंट्रेशन, एयर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो गैसेस हमारे पास एज अ सॉल्वेंट एक्ट करेंगे, जबकि जो वाटर है, जो वाटर वेपर्स है, उसकी कंसंट्रेशन हमारे पास कम होगी तो वो एज अ सॉल्यूट एक्ट करेंगे। द एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन गैस, जो फोग है, जो धुंध है, वो हमारे पास एग्जाम्पल है लिक्विड इन गैस। सही है। अच्छा, अब आते हैं लिक्विड इन लिक्विड की एग्जांपल मैं देता हूं आपको। जब हम अल्कोहल को पानी में मिक्स कर देते हैं तो अगर अल्कोहल की कंसंट्रेशन ज़्यादा कम है तो अल्कोहल हमारे पास एज
सॉल्यूट एक्ट करेगा, और अगर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वाटर हमारे पास एज सॉल्वेंट एक्ट करेगा। हमने अल्कोहल को पानी में मिक्स किया, अल्कोहल हमारे पास एज सॉल्यूट एक्ट करेगा क्योंकि अल्कोहल की कंसंट्रेशन कम होगी, अब वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वाटर हमारे पास एज सॉल्वेंट एक्ट करेगा। सो अल्कोहल इन वाटर इज द एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। अच्छा, अब आते हैं लिक्विड इन सॉलिड की तरफ। देखिए, आपने कभी मरकरी एमल्गियम देखे हैं जो जिसे दांतों को भरा जाता है, तो उसमें हमारे पास जो मरकरी होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है और जो गोल्ड होता है वो हमारे पास सॉलिड स्टेट में होता है। देखिए, द एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन सॉलिड की अगर मैं आपको दूं तो हम मरकरी ले लेते हैं। मरकरी हमारे पास मेटल है लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में है, इट इज द ओनली मेटल इन लिक्विड फॉर्म। इसे हम गोल्ड के साथ मिक्स कर लेते हैं। अब मरकरी की जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास कम होगी और गोल्ड की कंसंट्रेशन हमारे पास ज़्यादा होगी। हमारे पास एक सॉल्यूशन बनेगा मरकरी एमल्गियम का। अब वो सॉल्यूशन हम दांतों को भरने के लिए यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर लिक्विड हमारे पास सॉलिड में डिसॉल्व हो रहा है और सॉल्यूशन बन रहा है। इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहेंगे लिक्विड इन सॉलिड वाला सॉल्यूशन। अच्छा, इट वाज द एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। अच्छा, अब आते हैं सॉलिड वाले सॉल्यूशंस की तरफ। अब आते हैं सॉलिड इन लिक्विड की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास सॉलिड यूज हुआ है तो सॉलिड एज अ सॉल्यूट एक्ट करेगा जबकि लिक्विड एज अ सॉल्वेंट एक्ट करेगा। सो शुगर इन वाटर इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। शुगर हमारे पास सॉलिड है, वाटर हमारे पास लिक्विड है। जब हम शुगर को पानी में डाल देते हैं हमारे पास एक सोल्यूशन बन जाता है और वो सोल्यूशन हमारे पास है एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अच्छा, अब आते हैं सॉलिड इन सॉलिड की तरफ। देखिए, जो हमारे पास एलॉयज बनते हैं, ब्रास, ब्रॉन्ज, ये जो हमारे पास एलॉयज बनते हैं ये हम एक मेटल को उठा लेते हैं, इसे दूसरे मेटल के साथ मिक्स कर लेते हैं तो हमारे पास एलॉय बन जाते हैं। अब जो एलॉयज हमारे पास बन रहे हैं इट इज़ द एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। ये हमारे पास सॉलिड इन सॉलिड्स की एग्जांपल्स हैं। आई होप मैंने आपके क्वेश्चंस का आंसर क्लियर कर दिया होगा यहाँ तक। अच्छा, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि आप हमें बताओ कि व्हाट इज मीन बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हमारा क्या मतलब है। देखिए, इसकी अगर हम सिंपल डिफिनीशन करें आसान अल्फाज में, सो द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट दैट हैज बीन डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और अ सॉल्यूशन। जब हम कोई सॉल्यूट ले लेते हैं, उसे सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में मिक्स कर लेते हैं तो वो हमारे पास बन जाता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको। लेट्स सपोज आपने 10 ग्राम ऑफ शुगर लिया और इसे आपने 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 90 ग्राम ऑफ वाटर में आपने इसे डिसॉल्व किया, हमारे पास एक सॉल्यूशन बन गया। अब इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास होगी 10 ग्राम। 10 ग्राम क्योंकि इसमें हमने 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डाला हुआ है। सो द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that we have dissolved in a solvent or a solution. The concentration of solution is the amount of solute that has been dissolved in a given amount of solvent or solution is called concentration. अच्छा, फिर इसके बेस पे हमने क्लासिफिकेशन की हुई है सॉल्यूशन की। एक होता है हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा होता है हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। लेट्स सपोज हमारे पास 2 सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन में हमने 5 ग्राम सॉल्यूट डाला हुआ है, दूसरे सॉल्यूशन में हमने 10 ग्राम सॉल्यूट डाला हुआ है। अब जिसमें 5 ग्राम, जिसमें मतलब कम सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, वो हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा, जबकि वो सॉल्यूशन जिसमें 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट होगा वो वाला सॉल्यूशन हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। सो जिस सॉल्यूशन में हमारे पास सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा होगी वो हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा, जबकि जिस सॉल्यूशन में हमारे पास सॉल्यूट की मिकदार कम होगी वो हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। अच्छा, इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, डिफाइन मोलैरिटी। मोलैरिटी की डिफिनीशन करें। सो देखिए, मोलैरिटी हमारे पास एक कंसंट्रेशन यूनिट है। आपने ये वाला लफ्ज़ देख के सबसे पहले खान साहब का कहना है कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, सही है। अब घबराना नहीं है के बाद जो हमने करना है वो इस टॉपिक को समझना है कि मोलैरिटी कहते किसे हैं। देखिए,
मोलरिटी हमारे पास एक कंसंट्रेशन यूनिट है, इसे हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरिटी की अगर हम सिंपल डिफिनीशन करें, सो मोलरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 dm क्यूब और इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मोलरिटी हमारे पास वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं जो हमारे पास 1 dm क्यूब या 1 लीटर में डिसॉल्व हुए होते हैं। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म कुछ यूँ होगी, मैंने आपको कहा था कि इसे हम कैपिटल M से शो करते हैं, एंड मैथमेटिकली इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 dm क्यूब और 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 dm क्यूब और 1 लीटर एक ही चीज है। 1 dm क्यूब भी 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है और 1 लीटर भी 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। सो 1 dm क्यूब और 1 लीटर एक ही चीज है। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 dm क्यूब और in 1 liter of solution. So number of moles of solute divided by volume of solution in dm cube or liter is the mathematical form of molarity. सही है। अच्छा, अब इसके एग्जांपल से आपको इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, लेट सपोज हम एक सोल्यूशन बनाना चाहते हैं जिसकी कंसंट्रेशन 10 मोलर हो। हम एक 10 मोलरिटी वाला सोल्यूशन बनाना चाहते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस यहाँ पर 10 मोल्स ऑफ HCl लेंगे। लेट सपोज ये हमारे पास HCl एज ए सोल्यूट हम यूज़ कर रहे हैं। हमने इस बीकर में हमने क्या लिया है, 10 मोल्स ऑफ HCl हमने इसमें ले लिए है। सही है। अब ये एक बड़ा बीकर है। अब इस वाले छोटे बीकर से हम ये 10 मोल्स ऑफ HCl इसमें डाल देंगे, तो ये यहाँ पे आ जाएंगे। सही है। लेट सपोज हमने इसमें यहाँ पे डाल दिए। अब 10 मोल्स ऑफ HCl प्योर HCl यहाँ पे मौजूद है। अब इसमें हम पानी डालते जाएंगे। पानी हमने इसमें डालना शुरू कर दिया यहाँ तक कि इसका लेवल 1 लीटर तक आ पहुंचा। 10 मोल्स ऑफ HCl हमने 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर लिए हैं। अब हम कह सकते हैं कि इस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या है, 10 मोल्स। ये सॉल्यूशन हमारे पास 10 मोलर सॉल्यूशन है। सो इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 dm क्यूब और 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो ये है हमारे पास फिनोमेना ऑफ मोलरिटी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कहा गया है कि डिफाइन परसेंटेज सोल्यूशन। परसेंटेज सोल्यूशन हमारे पास क्या है, इसकी अगर हम सिंपल डिफिनीशन करें, सो द परसेंटेज सोल्यूशन इज द परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इन अ सोल्यूशन। परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इन अ सोल्यूशन, किसी सोल्यूशन में कितने परसेंटेज में सोल्यूट प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन। इस एग्जांपल से आपको ये आइडिया क्लियर हो जाएगा कि द परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इन अ सोल्यूशन का हमारा क्या मतलब है, हम यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं। सिर्फ आप यहाँ पे ये और नोट कर लो कि द परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूट इन अ सोल्यूशन, किसी सोल्यूशन में सोल्यूट का कितना परसेंटेज प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं परसेंटेज सोल्यूशन। अच्छा, बेसिकली हम जो सोल्यूट है और सोल्यूशन है इसको हम मास में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वॉल्यूम में भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो देखिए, इसकी 4 डिफरेंट टाइप्स बनती हैं। मास परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। देखिए, अब आते हैं सबसे पहले वाला टाइप पढ़ लेते हैं कि मास परसेंटेज क्या है। देखिए, हमारे पास जो ये 2 दिए गए हैं ना, ये पहला हमारे पास सोल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा और ये लास्ट में हमारे पास सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। सो मास परसेंटेज का मतलब ये है कि हमारे पास जो मास है सोल्यूट का, जो सोल्यूट है वो भी हमारे पास ग्राम में प्रेजेंट है और जो सोल्यूशन है उसकी भी हम ग्राम में बात कर रहे हैं। इसकी अगर हम डिफिनीशन करें तो इसकी डिफिनीशन कुछ ये होगी कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट dissolved in enough solvent to give us 100 gram of solution. Number of grams of solute dissolved in 100 gram of solution. अच्छा,
इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, 5% अगर आपको कोई कहे कि 5% मास परसेंटेज है, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट लिया, इसे 95 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में मिक्स किया है, जो हमारे पास सॉल्यूशन का जो मास आ रहा है वो 100 ग्राम है, इसलिए वो हमें कह रहा है कि 5% मास इसका इस सॉल्यूशन का परसेंटेज है 5% मास बाय मास। सही है। सो जो मास परसेंटेज है, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन enough solvent to give us 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, अब आते हैं अपने इसके नेक्स्ट टाइप की तरफ, मास वॉल्यूम परसेंटेज। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मास हमारे पास जो पहला आता है वो हमारे पास सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो बाद में आता है वो हमारे पास सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। सो हमारे पास जो सॉल्यूट होगा उसकी मेजरमेंट हम ग्राम में करेंगे और जो सॉल्यूशन है उसकी मेजरमेंट हम वॉल्यूम में करेंगे। सो इसकी अगर हम डिफिनीशन करें, द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in enough solvent to give us 100 centimeter cube of a solution। सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास वॉल्यूम का यूनिट है, ग्राम हमारे पास मास का यूनिट है। सो नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in enough solvent to give us 100 centimeter cube of solution। अब अगर आपको कोई कहे कि हमारे पास इस सॉल्यूशन का परसेंटेज जो है वो 10% है मास बाय वॉल्यूम, तो उनका मतलब ये होगा कि हमने 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट लिया है और इसे इतने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है कि जब जो हमारे पास सॉल्यूशन बन रहा है उसका टोटल वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है। सो नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन इनफ सॉल्वेंट टू गिव अस 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास वॉल्यूम परसेंटेज। अच्छा, अब आते हैं वॉल्यूम मास परसेंटेज की तरफ। जो पहला है वो हमारे पास सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि दूसरा हमारे पास सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इसमें हमारे पास सॉल्यूट हमारे पास वॉल्यूम में प्रेजेंट होगा। सो द वॉल्यूम इन डीएम क्यूब ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन इनफ सॉल्वेंट टू गिव अस 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूशन। अगर हमें कोई कहे कि 10% वॉल्यूम मास परसेंटेज है हमारे पास इस सॉल्यूशन का, तो उनका मतलब ये है कि हमने 10 डीएम क्यूब ऑफ 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन हमने लिया है, हमने 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन इतने सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लिया है कि हमारे पास जो टोटल सॉल्यूशन का मास है वो 100 ग्राम आ रहा है। लेट्स सपोज हमने 10 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल लिया, 10 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल को हमने इतने पानी में डाल दिया कि जो हमारे पास टोटल सॉल्यूशन आ रहा है उसका मास है 100 ग्राम। सो दिस इज परसेंटेज बाय वॉल्यूम बाय मास। अच्छा, अब आते हैं वॉल्यूम परसेंटेज की तरफ। तो देखिए इसमें हमारे पास सॉल्यूट भी वॉल्यूम में होगा, सॉल्यूशन भी हमारे पास वॉल्यूम में होगा। इसकी सिंपल डिफिनीशन हमारे पास ये होगी कि द वॉल्यूम इन डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन इनफ सॉल्वेंट टू गिव अस 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि हम वॉल्यूम लेंगे, सॉल्यूट का वॉल्यूम लेंगे डीएम क्यूब में, उसे इतने सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, जो हमारे पास सॉल्यूशन बन रहा है वो हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपको कोई कहे कि सॉल्यूशन का परसेंटेज है 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने 40 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूट लिया है और इसे इतने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है कि हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। सो वॉल्यूम इन डीएम क्यूब ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व इन इनफ सॉल्वेंट to give us 100 centimeter cube of a solution. This is what we call volume percentage. I hope समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कहा गया है कि सॉल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मोलैरिटी। मोलैरिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप सॉल्व कर लो। तो देखिए सबसे पहले प्रॉब्लम्स भी हम इसमें से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आप ये समझ लो कि ये प्रॉब्लम हम किस तरह सॉल्व कर लेंगे, कौन से फार्मूले हम यूज़ करेंगे। सो देखिए मोलैरिटी बेसिकली हमारे पास कंसंट्रेशन यूनिट है जो कि m से हम डिनोट करते हैं। इसकी सिंपल डिफिनीशन ये होगी कि मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। 1 डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में हमारे पास जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे वो बेसिकली हमारे पास मोलैरिटी है। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म कुछ यूँ होगी कि मोलैरिटी जिसे हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, मोलैलिटी को फिर हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, वो अलग चीज़ है। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं एंड मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। ये हो गया हमारे पास एक फार्मूला। अब
आपने शुरू चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब इसकी जगह हम इसकी ये वाली जो वैल्यू है वो भी पुट कर सकते हैं। अच्छा, हमने इसकी जगह ये वाला फार्मूला इसका यूज़ किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह हमने मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यूज़ किया, ये वाला फार्मूला, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसके साथ क्या है, डिवीजन में है। सही, यहाँ पे हमने लिखा है। अब आपने मैथमेटिक्स का 7th में एक बेसिक रूल है कि ये डिवीजन जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा तो ये हमारे पास ये वाला जो राइट हैंड साइड है ये उल्टा होगा, मतलब ये रिवर्स हो जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय 1 हमारे पास, अगर हम इसे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास आएगा। सो यहाँ पर इसे हमने मास इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट, इसे हमने डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन dm3। ये हमने यहाँ पर एक और फार्मूला डिराइव किया। हमारे पास मोलरिटी के लिए 2 फार्मूले आ गए। अब अगर किसी क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिए गए हो और हमें कहा जाए कि मोलरिटी फाइंड करो तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, या अगर किसी क्वेश्चन में हमें मोलरिटी दी गई हो और हमें कहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप फाइंड करो तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब अगर किसी क्वेश्चन में हमें मास ऑफ सॉल्यूट, जो मास इन ग्राम दिया गया हो, सॉल्यूट का सिर्फ मास दिया गया हो और हमें कहा जाए कि मोलरिटी फाइंड कर लो तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। या अगर किसी क्वेश्चन में हमें सिर्फ मोलरिटी दी गई हो और हमें कहा जाए कि मास इन ग्राम फाइंड कर लो तो हम इस वाले फार्मूले की मदद से ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब आते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं इस पर। एक क्वेश्चन है जिसमें हमें कहा गया है कि फाइंड द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। एक सोल्यूशन है, उसकी मोलरिटी आप फाइंड कर लो। अच्छा, अब सोल्यूशन किस टाइप का है, फाइंड द मोलरिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 28.4 ग्राम ऑफ Na2SO4। एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें हमारे पास 28.4 ग्राम ऑफ Na2SO4 मौजूद हैं 400 सेंटीमीटर क्यूब में। सोल्यूशन का वॉल्यूम हमारे पास 400 सेंटीमीटर क्यूब है, उस 400 सेंटीमीटर क्यूब में हमने 28.4 ग्राम ऑफ Na2SO4 डाला हुआ है। अब हमें जो कहा गया, ये जो सोल्यूशन बन गया हमारे पास, अब इस सोल्यूशन की आप मोलरिटी फाइंड कर लो। सो हमें मास इन ग्राम दिया गया है, और हमें कहा जा रहा है कि मोलरिटी फाइंड कर लो। सो मोलरिटी के लिए जो हमारे पास फार्मूला है, मोलरिटी इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन dm3। सो सबसे पहले हम ये वाला जो Na2SO4 है इसकी मोलर मास फाइंड कर लेंगे। सही है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मास इन ग्राम तो हमें दिया गया है। मोलर मास फाइंड करने के लिए Na2SO4 का क्या करेंगे, Na2SO4 का मोलर मास फाइंड करने के लिए हम ये प्रोसीजर यूज कर लेते हैं कि एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इट्स एटम प्लस एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इट्स एटम प्लस एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इट्स एटम 23। ये हमने सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, ये 2 है सोडियम हमारे पास, तो 23 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस सल्फर का जो हमारे पास है वो 32 है, सल्फर हमारे पास 1 है यहाँ पे, तो 32 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह ऑक्सीजन हमारे पास 4 हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमारे पास 16 है, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 16 हमारे पास 46, 32, 64 आ जाता है। इसको जब आप ऐड कर देते हैं तो हमारे पास 142 आ जाता है। सो Na2SO4 का जो मोलर मास है वो 142 है। अच्छा, अब हमने मोलर मास भी फाइंड कर लिया और जो वॉल्यूम है ये हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में प्रेजेंट है, इसे हम dm3 में कन्वर्ट करेंगे। dm3 में हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले आप समझ लो कि 1 dm3 इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। एक dm3 हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। अच्छा, अब 1 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास कितने dm3 के बराबर होगा। सो हम इस 1000 को यहाँ से हटाने के लिए ये कर लेते हैं कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 1000। सो 1000 को यहाँ पे कैंसिल हो जाते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ओवर 1000 dm3 ये हमारे पास आ जाता है। ये एक
कन्वर्जन है। अगर जब हम सेंटीमीटर क्यूब को डीएम क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, सही है। अच्छा, अब हमारे पास 400 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 400 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास कितने डीएम क्यूब के बराबर होंगे? सो हम इस वाले इक्वेशन को 400 से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 400 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल्स टू 400 सेंटीमीटर क्यूब, और 400 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर 1000 डीएम क्यूब हमारे पास क्या आ जाता है? 400 डिवाइड बाई 1000 डीएम क्यूब। सो ये दोनों से पर इसके साथ कैंसिल हो जाते हैं। 4 को आप 10 पे डिवाइड कर लो तो हमारे पास 0.4 डीएम क्यूब आएगा, सही है। तो इसका जो वो 400 सेंटीमीटर क्यूब है वो हमारे पास 0.4 डीएम क्यूब के बराबर है। सो हमने सब कुछ कर लिया, हमें मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, दिया गया है, मोलर मास हमने फाइंड कर लिया, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया था तो हमने इसे डीएम क्यूब में कन्वर्ट किया। इसमें हमने वैल्यूज पुट की। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5 मोल। अच्छा, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हाउ मच NaOH इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इट्स 0.4 मोलर सोल्यूशन इन 500 सेंटीमीटर क्यूब। इस नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें कहा गया है कि हमारे पास कितने ग्राम्स ऑफ NaOH रिक्वायर्ड होगा कि इससे हम एक ऐसा सोल्यूशन बना सकें जिसकी मोलरिटी 0.4 मोल हो और उसका वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब हो। How much NaOH is required to prepare a solution having molarity of 0.4 mole and volume 500 सेंटीमीटर क्यूब। सो इसके लिए हमें ये वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन हमें मोलरिटी दी गई है और हमें मास इन ग्राम फाइंड करना है। हाउ मच ऑफ NaOH इज प्रेजेंट। सो मोलरिटी हमें दी गई है, मोलर मास हम NaOH का फाइंड कर लेंगे, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डीएम क्यूब में हमने लगाना है और हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है। तो देखिए 500 सेंटीमीटर क्यूब को जब हम डीएम क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर लेंगे, हमारे पास आंसर 0.5 डीएम क्यूब आ जाएगा, सही है। ये हमारे पास इसका वॉल्यूम आ गया। मोलरिटी इसकी 0.4 मोलरिटी है, हमें गिवन है। अच्छा, मोलर मास ऑफ NaOH किस तरह हम फाइंड करेंगे? वही वाला फार्मूला यूज करेंगे। फॉर फाइंडिंग मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड वी मल्टीप्लाई इट्स एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इट्स एटम प्लस एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इट्स एटम। सो सोडियम भी एक है, ऑक्सीजन भी एक है, हाइड्रोजन भी एक है। सो मतलब इसके नंबर ऑफ एटम को लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो 23 प्लस 16 प्लस 1 हमारे पास 40 इसका मोलर मास आ रहा है, सही है। तो अब ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए हमने इसका मोलर मास भी फाइंड कर लिया, वॉल्यूम को भी सेंटीमीटर क्यूब की जगह डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर लिया, मोलरिटी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। सो हम क्या कर लेंगे? मास इन ग्राम। अब मोलरिटी इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। ये हमारे पास इसका फार्मूला है। अब ये जो इस इक्वलिटी के इस साइड पे जो टर्म्स डिवीजन में हैं, ये जब इक्वलिटी के इस साइड पे आएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में चले जाएंगे। बेसिक रूल ऑफ मैथमेटिक्स। सो मास इन ग्राम विल बी इक्वल्स टू मोलरिटी, मास इन ग्राम विल बी इक्वल्स टू मोलरिटी। अब ये डिवीजन में है तो जब ये इस साइड पे आ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। अच्छा, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी यहाँ पे डिवीजन में है तो जब ये इस साइड पे आएगा तो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। सो 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, ये हमारे पास मोलरिटी हमें ऑलरेडी गिवन है, मोलर मास हमने फाइंड कर लिया 40 है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया था तो हमने इसे डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर लिया 0.5। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेटर उठा लो, मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास आंसर आएगा 8 ग्राम। आई होप मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हाउ टू प्रिपेयर डाइल्यूट सोल्यूशन फ्रॉम कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ नॉन मोलरिटी। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हम एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन से एक डाइल्यूट सोल्यूशन किस तरह प्रिपेयर करेंगे जिसकी मोलरिटी भी हमें नॉन हो। सो देखिए, सबसे पहले हम एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन लेंगे। लेट सपोज हमने एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन लिया KMnO4 का, और इस सोल्यूशन की मोलरिटी हमारे पास 0.01 मोल है। अच्छा,
हम एक डाइल्यूट सोल्यूशन प्रिपेयर करना चाहते हैं, हम लेट सपोज हम एक 100 सेंटीमीटर क्यूब डाइल्यूट सोल्यूशन प्रिपेयर करना चाहते हैं जिसकी मोलरिटी हमारे पास 0.01 मोल हो, ये हम प्रिपेयर करना चाहते हैं, ये हमारे पास मौजूद है और ये हम प्रिपेयर करना चाहते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले की मदद लेंगे। ये फार्मूला हमारे पास है m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। ये m1v1 इनिशियल मोलरिटी और कंसंट्रेशन वॉल्यूम को शो कर रहा है, जबकि m2v2 हमारे पास फाइनल मोलरिटी और वॉल्यूम को शो कर रहा है। ये इनिशियली हमारे पास जो सोल्यूशन प्रेजेंट था वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन था। सो m1v1 हमारे पास कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की मोलरिटी और वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि m2v2 हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन जो फाइनली हम प्रिपेयर करने वाले हैं, ये हमारे पास m2v2 हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन की मोलरिटी और वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, इनिशियली हमारे पास हमें पता है एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है जिसकी मोलरिटी m1 क्या है, 0.1 मोल। इस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की मोलरिटी हमें पता है, लेकिन हमें इसका वॉल्यूम नहीं पता। हमें नहीं पता कि हम इसे कितना वॉल्यूम लें, जिसे अगर हम 100 सेंटीमीटर क्यूब तक डाइल्यूट कर लें तो हमारे पास एक 0.01 मोलरिटी वाली सोल्यूशन प्रिपेयर होगी। ये V1 हमें नहीं पता, m1 हमें गिवन है, V1 हमें नहीं पता। अच्छा, इस m2 की वैल्यू हमारे पास है 0.01 मोल, ये हम प्रिपेयर करना चाहते हैं। वॉल्यूम हम कितना प्रिपेयर करना चाहते हैं, 100 सेंटीमीटर क्यूब। सो V2 हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। हमारे पास आ जाएगा m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। ये m1 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के में है, जब इक्वेशन के इस साइड पे आएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। हमारे पास क्या किस तरह आएगा, v1 इज इक्वल्स टू m2v2 बाय m1। यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। 0.01 हमारे पास किसकी वैल्यू है, m2 की। v2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। m1 हमारे पास क्या है, m1 है हमारे पास 0.1। अच्छा, 0.1 को जब हम इस पॉइंट को यहाँ से हटाना चाहते हैं तो हम इसके साथ 100 के साथ 10 को मल्टीप्लिकेशन में लिख लेंगे। ओके, अच्छा, अब आप इसको कैलकुलेटर के जरिए कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर क्यूब। V1 हमारे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अच्छा, अब हमें पता चल गया कि अगर हम इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से 10 सेंटीमीटर क्यूब लें, इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से अगर हम ग्रेजुएटेड पिपेट के ज़रिए, ये एक इंस्ट्रूमेंट है लेबोरेटरी में यूज़ होता है, ग्रेजुएटेड पिपेट के ज़रिए अगर हम इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से 10 सेंटीमीटर क्यूब लें और इसे एक मेजरिंग फ्लास्क में डाल दें और इस मेजरिंग फ्लास्क को हम इसमें फिर हम पानी डालते जाएं यहाँ तक कि इस मेजरिंग फ्लास्क का जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास, इस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो जाए। अब जब ये इसकी जो कंसंट्रेशन है ये हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, इसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो गया, तो ये जो सॉल्यूशन हमारे पास प्रिपेयर हुआ है ये एक डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा जिसका वॉल्यूम हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब होगा और इसकी मोलरिटी हमारे पास 0.01 मोलरिटी होगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कन्वर्ट बिटवीन द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड इट्स कंसंट्रेशन इन ग्राम पर डीएम क्यूब। हमें कहा गया है कि किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी और उसके कंसंट्रेशन को आप ग्राम पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर लो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लेट सपोज हमारे पास ये एक सोल्यूशन है, सही है। लेट सपोज हमने कहा कि ये एक सोल्यूशन है हमारे पास और इस सोल्यूशन की मोलरिटी हमारे पास है 6 मोल पर डीएम क्यूब। ये इस सोल्यूशन की मोलरिटी है और ये इस सॉल्यूशन का क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। मोलरिटी हमारे पास क्या है, कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है ना। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि आप सॉल्यूशन के इस कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूशन के इस मोलरिटी को आप ग्राम पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर लो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसके लिए जो हमने करना ये है, हमने इस कॉन्सेंट्रेशन को ज़रब देना है रिलेटिव फार्मूला मास के साथ।
लेट्स अब ये मैंने इंटर कन्वर्जन लिखा हुआ है। जब हम मोल पर डीएम क्यूब को ग्राम पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो हम रिलेटिव फार्मूला मास से इसे ज़रब देंगे। जब हम ग्राम पर डीएम क्यूब से मोल पर डीएम क्यूब में इसे कन्वर्ट करना चाहेंगे तब हम रिलेटिव फार्मूला मास के साथ इस चीज़ को ग्राम डीएम क्यूब को हम रिलेटिव फार्मूला मास पे डिवाइड करेंगे। ओके, ये वाली बात तो आपको क्लियर हो गई ना। अच्छा, लेट्स सपोज हमने यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल ली हुई है। हमने इसमें कहा है कि इस एग्जांपल में हमने कहा है कि अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज 6 मोल पर डीएम क्यूब। हमने कहा है क्वेश्चन में कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है NaOH का। द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH सॉल्यूशन इज 6 मोल पर डीएम क्यूब। क्वेश्चन में हमें कहा गया है, अब हमसे रिक्वायर्ड जो है वो है व्हाट इज 6 मोल इन ग्राम पर डीएम क्यूब। ये 6 मोल पर डीएम क्यूब हमारे पास ग्राम पर डीएम क्यूब में क्या होंगे, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, मैंने आपको, ये आप खुद करोगे, मैंने आपको सिर्फ ये वाली चीज़ दिखा दी। आप तो समझ सकते हो ना कि रिलेटिव फार्मूला मास किसे कहते हैं, रिलेटिव ये जो मॉलिक्यूलर मास हम पढ़ते हैं, फार्मूला मास पढ़ते हैं, ये सब एक ही चीज़ है। ओके, सो हम जो रिलेटिव फार्मूला मास पढ़ते हैं तो उसको हम जब ग्राम पर डीएम क्यूब में इस मोल पर डीएम क्यूब को ग्राम पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो तब हम रिलेटिव फार्मूला मास में इसको ज़रब देंगे। हमारे पास कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन जो हमारे पास मोल पर डीएम क्यूब में दी गई होगी, हम जब इसे ग्राम पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना चाहेंगे तब हम रिलेटिव फार्मूला मास के साथ इस कंसंट्रेशन को ज़रब देंगे। सो सिंपल सी बात है। यहाँ पर कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है, 6 मोल पर डीएम क्यूब। अच्छा, हम सोडियम की बात कर रहे हैं तो सोडियम का जो रिलेटिव फार्मूला मास है, सोडियम NaOH, रिलेटिव फार्मूला मास हम किस तरह फाइंड करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एटम। एटॉमिक मास सोडियम के क्या है 23 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इट्स एटम, एटॉमिक मास प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकंड एटम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इट्स एटम प्लस एटॉमिक मास ऑफ थर्ड एटम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इट्स एटम। सो 23 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 1 से हमारे पास 1 आता है। 16 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तभी हमारे पास 1 आएगा 1, और 1 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास 1 आएगा। 23 प्लस 16 प्लस 1 से हमारे पास 24, 16, 40 आता है। और इसका जो यूनिट है वो है हमारे पास ग्राम पर मोल। ओके, ये हमारे पास मोलर जो हमने मोलर मास फाइंड कर लिया, ये इसका यूनिट है। रिलेटिव फार्मूला मास भी हम इसे कहते हैं। ओके, सो इसका यूनिट, अब हमने जब ये रिलेटिव फार्मूला मास फाइंड कर लिया तो अब हम क्या करेंगे, इस कॉन्सेंट्रेशन को रिलेटिव फार्मूला मास से ज़रब दे देंगे 40 ग्राम पर मोल। तो मोल मोल एक दूसरे के साथ डिवीजन में है तो ये मोल मोल कैंसिल हो जाएंगे, और 6 को जब हम 40 पे ज़रब देंगे 6 4 6 0 6 4 24 240, और हमारे पास ग्राम पर डीएम क्यूब। ये हमने यहाँ पे भी इसकी कैलकुलेशन की 240 ग्राम पर डीएम क्यूब। अब इस कैलकुलेशन से हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला जब हम 240 ग्राम NaOH का लेंगे और इसे 1 डीएम क्यूब में डिसॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलरिटी हमारे पास 6 मोल होगी, 6 मोल पर डीएम क्यूब होगी। अच्छा, लेट सपोज हमें दिया गया है कि 240 ग्राम पर डीएम क्यूब है और आप इसे मोल पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर लो, तो तब हम क्या करेंगे, तब हम इसे, ये जो रिलेटिव फार्मूला मास है 240 ग्राम पर डीएम क्यूब को हम डिवाइड करेंगे इस रिलेटिव फार्मूला मास से 40 ग्राम पर मोल। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये डिवीजन में है, जब ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होंगे 240 तो 40 को इसके साथ डीएम क्यूब के साथ है, जब ये डिवीजन में है मल्टीप्लिकेशन में ग्राम पर डीएम क्यूब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होंगे तो हमारे पास मोल पर ग्राम आएगा, ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास 4 1 4 6 24, हमारे पास जो आएगा 6 मोल पर
DMQ। सो ये हमने इसकी कन्वर्जन कर ली। हमने ये देखिए 6 मोल पर DMQ, वापस वही आंसर आ गया। अगर हमें कंसंट्रेशन दी गई हो ग्राम पर DMQ में और हमें कहा गया है कि आप इसे मोल पर DMQ में कन्वर्ट कर लो, तो तब हम ग्राम पर DMQ को रिलेटिव फार्मूला मास पे डिवाइड करेंगे। और अगर हमें कहा है जाए कि मोल पर DMQ, जिस तरह इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है, और हमें कहा जाए कि इसे ग्राम पर DMQ में कन्वर्ट कर लो, तब हम रिलेटिव फार्मूला मास को इसके साथ ज़रब देंगे। सिंपल सी बात है। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आइडिया A to Z क्लियर हो गया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है यूज द रूल लाइक डिसॉल्व लाइक टू प्रेडिक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ वन सब्सटेंस इन अनदर। हमें कहा गया है कि आप लाइक डिसॉल्व लाइक वाला रूल यूज करो और हमें बताओ किसी सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी आप प्रेडिक्ट करो। तो सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी प्रेडिक्ट करना आसान है, लेकिन सबसे पहले आप समझ लो कि ये सॉल्युबिलिटी है क्या। सॉल्युबिलिटी इज बेसिकली द एबिलिटी ऑफ सॉल्यूट टू डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। किसी सॉल्यूट की वो एबिलिटी कि वो हमारे पास किस हद तक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, उसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। अच्छा, हमें कहा गया है कि लाइक डिसॉल्व लाइक वाला रूल यूज करो और हमारे पास आप सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी प्रेडिक्ट करो। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि सॉल्यूशन हमारे पास 2 कंपोनेंट से बना होता है। एक होता है हमारे पास सॉल्यूट, दूसरा होता है हमारे पास सॉल्वेंट। जो सब्सटेंस कम मिकदार में प्रेजेंट होता है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं, जो सब्सटेंस ज़्यादा मिकदार में प्रेजेंट होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। अच्छा, अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये हमारे पास 2 तरह के हो सकते हैं। सॉल्यूट हमारे पास पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है। इसी तरह सॉल्वेंट भी हमारे पास पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है। देखिए, सॉल्यूट की अगर हम नॉन पोलर सॉल्यूट की अगर हम एग्जांपल ले लें, तो ये जो पोलर सॉल्यूट जो है हमारे पास, वो NaCl सोडियम क्लोराइड, Na पर पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, Cl पर नेगेटिव चार्ज बन रहा है। सो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई है इनके दरमियान, जिसकी वजह से ये चार्जेस बन रहे हैं, ये पोल्स बन रहे हैं इन पर। हम इस तरह के सॉल्यूट्स को कहेंगे कि दे आर पोलर सॉल्यूट्स। HCl भी हमारे पास पोलर सॉल्यूट है, पार्शियल पॉजिटिव, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इस पर पार्शियल नेगेटिव। सो ये हमारे पास क्या बन रहे हैं, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। दे आर पोलर सॉल्यूट्स। अच्छा, जो ये हमारे पास डिसॉल्व होंगे तो किस तरह, कौन से सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे? हमने कहा कि लाइक डिसॉल्व लाइक मींस पोलर सॉल्यूट विल डिसॉल्व इन polar solvents, in non-polar solutes will dissolve in non-polar solvents। ये हमारे पास polar solute है, तो ये हमारे पास polar solvents में dissolve होंगे। polar solvent की एग्जांपल क्या है? water, H2O। ये वाटर का स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, जबकि हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएंगे। ओके, सो ये पोलर सॉल्यूट्स हैं, ये हमारे पास पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे। इसी तरह जो पेट्रोल्स हैं, ग्रीस वगैरह हैं, ये हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं। और ये जो बेंजीन हो गया हमारे पास, टॉल्यूइन हो गया, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है। ये किस तरह नॉन पोलर है? बेंजीन के स्ट्रक्चर को आप देख लें, ये हो गया हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर। वन, टू, 3, 4, 5, 6, ये हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर हमारे पास इनके दरमियान कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद हैं। ये कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मेरे ख्याल में 0.4 आ रहा है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी कम है, तो यहाँ पर इन पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव पोल्स नहीं बनते। दे आर नॉन पोलर। सो जो हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, जिस तरह हमारे पास बेंजीन हो गया, टॉल्यूइन हो गया, पेट्रोल हो गए, सही है, ये इसमें हमारे पास
नॉन पोलर सॉल्यूट्स डिसॉल्व होंगे, सच एज ग्रीस वगैरह जो हमारे पास नॉन पोलर सॉल्यूट्स हैं वो हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे। खुलासा सब बातों का ये कि पोलर सॉल्यूट्स हमारे पास पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे और नॉन पोलर सॉल्यूट्स हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे। इस फिनोमेना को, इस रूल को हम कहते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। अच्छा, इस रूल को मद्देनज़र रखते हुए जब हम किसी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को देखेंगे हमें उसकी सॉल्युबिलिटी पता चल जाएगी। जो कोई सॉल्यूट ज़्यादा पोलर होगा उसे हम ज़्यादा नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के साथ डिसॉल्व करेंगे, तो हम एडवांस में ही कह लेंगे, हम एडवांस में प्रेडिक्ट कर लेंगे, हम कहेंगे कि ये तो पॉसिबल है, ये तो आसानी से डिसॉल्व होगा। सोडियम क्लोराइड की आप एग्जांपल ले लें, हाईली पोलर है, वाटर भी हमारे पास हाईली पोलर है, पोलर को पोलर में डिसॉल्व किया, हमारे पास जो सोल्यूशन बन रहा है वो हमारे पास काफ़ी अच्छे से मिक्स बन रहा है, काफ़ी अच्छे से सोल्युबिलिटी है उसकी। हमने सिर्फ सॉल्यूट और सॉल्वेंट को देखा और इस पर लाइक डिसॉल्व लाइक वाला रूल अप्लाई किया और हमारे पास हमने सॉल्यूशन की सोल्युबिलिटी प्रेडिक्ट कर ली। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन कहीं नहीं गया, सही है। अच्छा,